अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने वाले हैं 19 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस इज गाजा हॉस्पिटल टोल 471 सेविंग रेस्ट नाउ ए रेस। तो अभी कल हमने देखा था कि कैसे इजराइल ने अपनी सबसे डेडलीस्ट यानी कि सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक की थी गाजा के ऊपर, और जो हुई थी वहाँ के एक हॉस्पिटल के ऊपर जिसका नाम था अल अहली। इसमें हमें देखने को मिला था कि कैसे गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बात सामने रखे थे, उन्होंने ये आंकड़े सामने रखे थे कि लगभग 500 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है इस एयर स्ट्राइक से। लेकिन कल वहाँ की गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने इस डाटा को रिवाइज किया है और उन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली 471 पीपल जो हैं उन्होंने अपने जीवन खो दिया है इस एयर स्ट्राइक की वजह से। और इसके चलते बहुत सारे जो अलग अलग नेशंस के पीपल हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने सामने आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रोटेस्ट हमें मोरक्को में देखने को मिल रहे हैं, बहरान में देखने को मिल रहे हैं, इवन जो लेबनान का जो एरिया था जहाँ पे लेबनान जब इजराइल के साथ एयर स्ट्राइक में, या एयर स्ट्राइक तो नहीं कह सकते बट युद्ध का एक छोटा सा पार्ट बनने वाला था, उन्होंने इजराइल के 3 सिविलियंस की डेथ कर दी थी। उसके बाद भी वहाँ पे भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इस चीज़ के खिलाफ। जितने भी ये अल अहली हॉस्पिटल के पीपल थे जिनकी डेथ हुई है ब्लास्ट में, उन लोगों को साइफा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया, लेके जाया गया। जब पूछा गया लोगों से कि अब वो लोग तो पहले इंजर्ड थे, हॉस्पिटल में थे, तो ये भी जानने को मिला कि कुछ लोग, क्योंकि जब इजराइल ने बोला कि आप लोग गाजा को खाली कर दीजिए, उसके बाद से कुछ लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में जाके रहे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें से निकल के आ रही है कि जो इज़राइल है वो इस चीज़ को नकार रहा है। इज़राइल का कहना है कि ये जो है ये गलत जो एयर स्ट्राइक गाजा करने वाला था इज़राइल के ऊपर, उन्होंने गलती से अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर कर दिया है। ऐसा भी हमें एक इसका दूसरा पॉइंट देखने को मिला है कि इज़राइल बिल्कुल इस चीज़ को नकार रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों की और औरतों की क्या हालत हो चुकी है उस ब्लास्ट के बाद से। नेक्स्ट आर्टिकल, आउटरीच ओवर गाजा सिटी हॉस्पिटल डेथ्स प्रोटेस्ट रोल वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया हमने पहले इसको देख लिया कि कैसे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है वो हो रहे हैं, और ऐसे प्रोटेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट यूनियंस कर रही हैं, कॉमन पीपल कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को यही समझ में आ रहा है कि कॉमन जो इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है उनमें उन लोगों की क्या गलती थी, उन लोगों को क्यों सज़ा मिल रही है। जस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ आपस में लड़ना चाहती हैं तो आम आदमियों के साथ ऐसा क्यों देखने को मिलता है। इसी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लोग बिल्कुल नाखुश हैं, चाहे वो उस कहीं बाहर हो चाहे वो आसपास के देशों में हो। अभी तक अगर हम बात करें डेथ और डिस्ट्रक्शन की, तो इजराइल में हमें देखने को मिलता है कि 1400 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और पैलेस्टाइन का ये आंकड़ा 3478 लोगों से ज़्यादा है। इसको बताया है गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने। अगर हम इंजरी की बात करते हैं यानी कि चोटों की बात करते हैं, तो इजराइल के अंदर देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 1000 प्लस लोगों को इंजरी हुई है, और जब ये डाटा निकाला जाता है गाजा का तो वहाँ पे देखने को मिलता है 12,000 प्लस लोगों को इंजरी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट ये 12 गुना ज़्यादा जो इंजरी है या जो नुकसान है वो हमास में या जो गाजा है उनके लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, वी वेलकम एनी हेल्प फ्रॉम इंडिया फॉर रिलीज ऑफ ओवर 200 होस्टेजेस। तो ये जो इजराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर जिनका नाम है नियोर गिलन, उनसे इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बात करते हैं और उनसे एक काइंड ऑफ इंटरव्यू लेते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या लगता है कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल इंडिया को चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ आए, और अगर इंडिया और ज़्यादा एक्टिव पार्ट लेना चाहे जैसे यूएस से ले रहा है, तो ऐसे एक एक्टिव पार्ट लेके जो 200 होस्टेजेस को गाजा के अंदर रखा गया है, 200 लोगों को बंदी बनाया गया है इजराइल के लोगों को, उनको छुड़वाने में इजराइल की मदद करे। तो ऐसा उनका बोलना है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो इजराइल के अंदर लैंड हो चुके हैं और वो अपनी सॉलिडरिटी, अपना साथ जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि अभी आने वाला
जो रिज़ल्ट है वो इसका कितने दिनों में और आ जाएगा। तो जो बाइडेन की बात पे ये बोलते हैं एम्बेसडर कि ठीक है, वो बहुत बड़े देश के एक अच्छे जो सबसे बड़ा दोस्त है इज़राइल का, उस देशों में से वो एक हैं, और उन्होंने भी देखा है कि कैसे हमास ने मोर देन 1400 लोगों को और बच्चों को उनके अंदर घुस के मारा है। तो शायद अब जो हमास के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इतनी कैपेसिटी कि वो आगे दोबारा ऐसा कुछ कर सकें। तो इज़राइल जो है वो बिल्कुल ये बात सोच रहा है कि इज़राइल बिल्कुल भी हमास के पास इतनी ताकत नहीं छोड़ना चाहता कि वो दोबारा ऐसे करना तो दूर, सोचने की भी सोच सकें। आगे हम देखते हैं विंटर कमिंग, आर्मी टर्न्स टू टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी, मोर सर्वेलियंस फॉर ट्रूप्स, रीडिप्लॉयमेंट एट LAC। तो यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, आप देख पा रहे होंगे कैसे वो जो आर्मी के कमांडर्स हैं उनसे मिल रहे हैं नई दिल्ली के अंदर, और उन्होंने उनसे बात की है कि आप लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी 20th राउंड हुआ है मिलिट्री की बातों का इंडिया और चाइना के बीच में। लास्ट वीक वो हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं लद्दाख के ऊपर, और वहाँ पे चाइना का और जो इंडिया का स्टैंड अप है वो अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। कोई भी कंट्री जो है वो पीछे नहीं हट रही है, और इसी के कारण जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे ट्रूप्स लगे हुए हैं, उन पर बात की है कि उनको रीडिप्लॉय किया जाए, यानी कि उनको दोबारा से वहाँ पे लगाया जाए, बदला जाए। लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ बहुत कठिनाई वाली होने वाली हैं, बहुत तेज़ सर्दी होगी, तो आईसी हाइट में देखने को मिलेगा, वहाँ पे बर्फ़ होगी बहुत ज़्यादा ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए कि कुछ सोल्जर्स की मतलब मदद हो जाए, इसीलिए रेदर देन सोल्जर्स को वहाँ पे भेजने के लिए जो लेटेस्ट सर्वेलियंस डिवाइसेस हैं, जैसे विंटर की एयर सर्वेलियंस ऑपरेशंस होंगे हेलीकॉप्टर से, या पेट्रोलिंग की जाएगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और इसी पे हमारी ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज लार्जेस्ट मार्स क्वेक, व्हाई आंसर सरप्राइज साइंटिस्ट। तो मई 4 2022 में नासा की एक इनसाइट नाम का लैंडर है, उसने इस चीज़ को डिटेक्ट किया था कि मार्स की जो धरती पे अभी तक का जो लार्जेस्ट, मतलब धरती जमीन बोल दीजिए धरती की बजाय, जो ज़मीन है वहाँ पे लार्जेस्ट क्वेक देखने को मिला। तो क्वेक क्या होता है, आपको क्वेक अर्थक्वेक से समझ में आएगा। अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप। तो जब हम भूकंप की बात करते हैं, यहाँ पे भू आ जाता है, तो भू से हमारा अर्थ होता है धरती, या फिर हम बोल सकते हैं कि भूगोल। जब हम अर्थ को पढ़ते हैं तो हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल बोला जाता है। भू से फिर से अर्थ को हम डिनोट करते हैं कि वो अर्थ जो गोल है, और उसके बारे में हम सारे के सारे फिजिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब यही क्वेक का मतलब होता है झटका, तो जब हम झटके की बात करते हैं, और वो जो कि इंडिया में, मतलब कि सॉरी इंडिया में नहीं, अर्थ पे ना आके जो कि मार्स पे आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मार्स क्वेक, यानी मार्स पे आने वाला झटका, या राइट। तो मार्स का भूकंप भी हम इसको बोल सकते हैं, नॉट भूकंप अगेन। तो मार्स क्वेक, और मार्स क्वेक के अंदर हमें देखने को मिला कि वहाँ पे 4.7 मैग्नीट्यूड का मार्स क्वेक देखने को मिला था मई के अंदर 2022 के अंदर। लेकिन अब अगर हम इस चीज़ पे सोचें, इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा था कि वहाँ पे ऐसा क्यों होने को मिला। जब हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया के अंदर भूकंप आता है, तो मैंने जब अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आया था तो मैंने उसको पूरे अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, आप चाह के वहाँ पे भी देख सकते हैं। 3-4 दिन पहले की ही न्यूज़पेपर के एनालिसिस के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर हम शॉर्ट में इस चीज़ को देखें कि क्या भूकंप कैसे जो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, या मतलब अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये पता है कि हमारी अर्थ जो है वो गोल है। अगेन अर्थ जो है वो बहुत सारे पार्ट्स पे बटी हुई है। पहली जो पार्ट है ये मान लीजिए क्रस्ट है, ये दूसरा जो है ये मेंटल की लेयर है, और तीसरी जो है वो ये लोअर मेंटल की लेयर है, और फोर्थ आप देखते जाइए, मैं अलग अलग कलर से इनको डिनोट कर रही हूँ, ये आउटर कोर है, एंड दिस लास्ट वन इज़ इनर कोर। तो अर्थ जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर बटी हुई है, हमें देखने को ये स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें पता होता है। तो दिस इज़ कोर, ये कोर का अपर पार्ट है, ये हमारा मेंटल है, ये क्रस्ट का पार्ट है। तो जो क्रस्ट होता है ना, इस पे ही हमारी पूरी ज़मीन या पूरा का पूरा टोपोग्राफी जो है, यानी कि समुंदर उसमें आ गए, पहाड़ उसमें आ गए, वो सब इस क्रस्ट की भूमि पे ही लगे हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं कि क्रस्ट के ऊपर, तो क्रस्ट के ऊपर क्या होता है कि जब मेंटल जो होता है, यानी कि अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, हमारा क्रस्ट ऐसा माना जाता है आज तक कि वो उसके ऊपर तैर रहा है।
ठीक है, यानी कि उसके ऊपर है। तो क्रस्ट की जो गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 10 से 30 किलोमीटर तक का हमें देखने को मिलता है। और जबकि हम देखते हैं दोनों मेंटल्स की, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, तो वो 2600 किलोमीटर तक नीचे चला जाता है। तो इतनी गहराई के ऊपर जो हमारा क्रस्ट है वो छोटा है और ज़्यादा भारी नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि क्रस्ट जो है वो भी हमारा ओशंस और इनके अलग अलग बटा हुआ है, हमें कहीं पे पैसिफिक समुद्र देखने को मिलता है, कहीं पे कुछ देखने को मिलता है, तो हम उस समय पे हमें पता चलता है जब वेगनार जो है, एल्डोफ वेगनार, वो आके एक थ्योरी को जन्म देते हैं और बोलते हैं कि जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है, और जो ये भूकंप है या वेल्केनो जैसे जो हमें देखने को मिलते हैं वो इन प्लेट्स के जो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि आप मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं और ये दो प्लेट्स जो यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, ये इनका एक फॉल्ट एरिया हो गया, वीकनेस एरिया हो गया। और जब ये प्लेट एक दूसरे के साथ सामने ऐसे आती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। आप कभी इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी करके देख सकते हैं। आप कोई भी एक भारी चीज़ लीजिए और एक पेपर का इस्तेमाल कीजिए, एक बुक के कवर का इस्तेमाल करिए। जब आप उस कवर को जो भारी होगा एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो जो पेपर होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और जो कवर होगा बुक का वो नीचे चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ऐसा ही अर्थ में भी हमें देखने को मिलता है कि जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, जो कि मोस्टली ओशनिक प्लेट होती है, वो ज़्यादा भारी होती है क्योंकि पानी का वजन से वो बहुत हैवी हो जाती है। सेकेंडली इनके कुछ कंपोनेंट्स का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे ओशनिक जो प्लेट्स हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर बोसाल्ट की बनी होती हैं और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो देखने को मिलता है ग्रेनाइट से। तो ये भी एक डिफरेंस है। लेकिन जब ये आपस में आती हैं और जब ये एनर्जी रिलीज़ करती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई चीज़ आपस में भिड़ेगी, वाइब्रेशन निकलेंगी, सरफेस आएंगी, तब हमें भूकंप देखने को मिलता है। ये तो हमें अर्थ का समझ में आता है कि ठीक है अर्थ इस तरीके से डिवाइडेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्स की, तो हमें ये देखने में थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि मार्स पे भूकंप क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्स पे तो सिर्फ एक ही प्लेट है, यानी मार्स जो है, इंडिया पे भी कभी एक ही प्लेट होती थी जिसे पेंजिया बोला जाता था। लेकिन सारे के सारे जो ये हमारे मान लीजिए कॉन्टिनेंट्स जो थे वो सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे, और इवन जो ओशन थे वो एक तरफ पूरे के पूरे थे, तो ये होते थे। लेकिन इसमें टूटा, ब्रेक आया, आज तक हमें इस बात को नहीं पता है कि ऐसा ब्रेक क्यों हुआ। इवन जो अफ्रीका को अभी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी एक रिफ्ट वैली है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। मतलब कि आप इधर अगर ये अफ्रीका का मैप हो और यहाँ पे इतना भाग जो है अफ्रीका का वो ऑलमोस्ट टूट के अफ्रीका से अलग होने वाला है। इवन जो इंडिया है वो भी एक समय पे अफ्रीका का पार्ट होता था, और इंडिया बदल बदल के ऊपर जो यूरेशियन की और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट्स है उससे टकराया इंडियन प्लेट, और उसके बाद ही हिमालय का जन्म हुआ। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब साइंटिस्ट बात कर रहे हैं मार्स के ऊपर, तो मार्स के ऊपर हमें ऐसा प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी के बारे में अब तक नहीं लग रहा था कि ऐसा हुआ होगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं फोटो, ये नासा का इनसाइट लैंडर है जो इस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर रहा था और मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहा था। पहले साइंटिस्ट को लगा शायद ये रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, या मेटेओराइट इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मिटियोर जो है कोई वो आ रहा था और वो जाके टकरा जाता है मार्स के ऊपर, और मार्स के टकराने से जब वो एनर्जी लिखती है, वो वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो वो मार्स क्वेक को जन्म देती हैं। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट का बोलना है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ मिटियोर की वजह से नहीं हुआ है, शायद ये जो हुआ था वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था, क्योंकि जो प्लेनेट का इंटीरियर है वो रंबलिंग कर रहा था, वो हिल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हमारी अर्थ भी हिलती है, बदलती है अपनी पोजीशंस को, अपने एक्सेस पे भी, सन के अराउंड भी जाती है, और इवन जो अर्थ का इनर पार्ट है वो भी अपनी पोजीशंस को बदलता है। जो मैग्नीट्यूड जो हमारा निकलता है, या जो एक तरीके से मैं बोलूँ कि एक हमारी मैग्नेट जो वेव्स होती है वो अर्थ के कोर से निकलती हैं, जो अर्थ को बैलेंस बना के रखती हैं। तो ऐसा माना गया है कि शायद ये जो मार्स पे भी क्वेक आया है ये भी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसी की वजह से आया होगा। और ये आया था, हमें पता चलता है कि इसका जो एपिसेंटर था, हमें पता है कि जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक हमेशा ज़मीन के नीचे से शुरू होता है, और जो नीचे का उसका पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हाइपर सेंटर या फिर फोकस।
ठीक है। तो फोकस या हाइपर सेंटर उसके पॉइंट को, और जब ये वेव्स जो सबसे पहले जाके टकराती हैं, ये वेव्स कभी भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाएंगी, ये वेव्स अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू हो रहा है वहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, और ये वेव्स जब जाके टकराती हैं ऊपर यानी कि क्रस्ट को, सरफेस को, तब वो जन्म देती है सरफेस वेव्स का, जो कि सिर्फ सरफेस पे घूम सकती हैं। और जो सॉलिड और प्राइमरी वेव्स होती हैं वो कोर तक भी जा सकती हैं अगर इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो। और जो ये अबव पॉइंट आता है जहाँ पे सबसे पहले कोई जो मान लीजिए सबसे पहले कोई वेव जो है वो टकराई है सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। तो एपिसेंटर होता है ये जो अबव, और नीचे वाला होता है हाइपर सेंटर या फोकस जिसको बोला जाता है। अब जितना नज़दीक, क्योंकि ये सबसे जितनी जल्दी ये मतलब ये टकराएगी उतना ज़्यादा भूकंप हानिकारक होगा। तो अगर ये एपिसेंटर यहाँ की बजाय यहाँ पे हो जाता है फोकस एरिया, और फिर ये वेव टकराती है, तो जो ये यहाँ से टकराने वाली थी इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका। ठीक है। तो ऐसा हमें अर्थक्वेक के केस में देखने को मिलता है कि अगर आपको ज़्यादा डेडली अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब उसका जो फोकस एरिया है वो क्रस्ट से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा। इसका मतलब उसकी जो हमें फील होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो एकदम से बढ़ जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को कि अर्थ का जो फोकस है जो अर्थक्वेक का, अगर वो ज़्यादा नीचे है, ज़्यादा डीप है, तो शायद मैग्नीट्यूड बाहर निकल के कम आएगा। तो स्लोली हमें देखने को मिलता है कि जो मार्स का प्लेनेट है वहाँ पे भी कुछ फॉल्ट जरूर है। हालांकि हमें पता चला कि वहाँ पे अर्थ की तरह 7 मेजर प्लेट्स नहीं है, अर्थ पे 7 मेजर प्लेट्स हैं, समथिंग 15 माइनर प्लेट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक प्लेट है। पर जैसे कि हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर वो फॉल्ट आ रहा है, तो ऐसे ही इन हम देख सकते हैं कि इनमें भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा फॉल्ट देखने को मिलता है, कहीं पे ब्रेकिंग है थोड़ा सा, हालांकि ये टूटी नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन फॉल्ट हमें इसमें देखने को मिलता है। और ये जो प्लेनेट है ये जो है ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, यानी कि श्रिंक हो रहा है, साथ साथ कूल भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। और यही कारण है कि अब कोई भी चीज़ को आप अगर एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड में करेंगे या खुद भी आप ज़्यादा सर्दी में हो जाएंगे तो आप सिकुड़ने लगेंगे, आप अपने आप को ऑटोमेटिकली अपने हाथों से ऐसे रब करेंगे, या बिल्कुल ऐसे आपने देखा है ना, ज़्यादा ठंड जब लगती है तो आप इंसान कैसे सिकुड़ जाता है, वैसे ही अलग अलग चीज़ों के साथ होता है। क्योंकि ठंड की जो या फिर जो विंटर है या फिर जो कोल्ड है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को श्रिंक करता है। ठीक है। तो ऐसा हमें देखने को मिला है। 4.7 मैग्नीट्यूड का एक वेक था, और सदर्न रीजन है मार्स का, उस पर ये आया था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम इस आर्टिकल पे लगाया। नेक्स्ट आर्टिकल, ओबीसीज एंड सब कैटेगरीज। ओबीसीज द बेनिफिशरीज ऑफ 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट ए मोनोलिथ। The 2514 castes in the central list of OBC are at different level of marginalization. States have long sought to dice the OBC quota to ensure equity, but subcategorization at the central level has been a hot button issue. तो तभी से ये hot button issue है। सेंटर ने बहुत बार, क्योंकि हमें पता है, देखो ओबीसी की जब भी बात आती है तो पहले ही दिमाग में सुनते एक चीज़ समझ में आती है, एक होती है क्रीमी लेयर और दूसरी होती है जो अंडर प्रिविलेज है। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? तो क्रीमी लेयर से जब हम समझते हैं कि वो ओबीसीज या वो बैकवर्ड क्लासेस जो अब पिछले 30 दशकों से जिन्होंने अपना जो फ़ायदा है उस चीज़ का, रिजर्वेशन का उठाया है, और उनका स्टेटस अब हो गया, यानी कि अब उन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, वो समाज में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये लोग आ जाते हैं क्रीमी लेयर के अंदर। और अब जो हम देख रहे हैं कि कास्ट का कैसे कि सेंसस हो रहा है, ओबीसी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, उन्होंने एक का सेंसस कराया, उसका डाटा पब्लिश किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ओबीसीज और इनकी पॉपुलेशन को दिखाया और उनको सब कैटेगरीज में बांटा कि कैसे ओबीसी जो है वो सिर्फ एक कैटेगरी नहीं हो सकता है। कुछ लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड पीपल हैं और कुछ लोग ठीक हैं, मतलब कि अगर उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जो उनसे नीचे वाले हैं उन लोगों के पास तो बिल्कुल भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की, पॉलिसीज़ बननी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा आया कब था, तो हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सप्रेशन है ओबीसी यानी कि ओबीसी, ठीक है, तो उस चीज़ का ये कोइंड हुआ था, ये बना था बैकवर्ड या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अंदर, जब कास्टिस जो होती थी वो शेड्यूल कास्ट में नहीं आती थी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी नहीं आती थी। तो आप ओबीसी से ही समझ सकते हैं फुल फॉर्म क्या होती है, अदर बैकवर्ड कास्टिस। हमें सबसे पहले जब कास्ट
से इसको बांटा इंडिया के अंदर, तो हमने दो चीज़ों में उसको बांट दिया। एक तो शेड्यूल ट्राइब हो गई है, ठीक है, जनजातीय लोग हैं, एक शेड्यूल कास्ट हो गई हैं। लेकिन कुछ कास्ट ऐसी थी जो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी नहीं आ पा रही थी और उससे ऊपर वो जनरल में भी नहीं आ पा रही थी, मतलब मिडल उनका एक ग्राउंड रह गया था। और बीच में ना तो वो इतने इतने ज़्यादा सक्षम थे कि वो अपना एक जीवन जो है वो अच्छी तरीके से जी सके, या समाज में उनका स्टेटस इतना अबव नहीं था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो हमारा प्रोफेशन है या जो हमारा स्टेटस है समाज के अंदर, वो डायरेक्टली हमारी कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये आज शायद थोड़ा कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं 1970s की, तो ये इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन टुडे ऑल्सो अगर आप कहीं पे बैकवर्ड एरियाज़ में जाके देखते हैं या रूरल एरियाज़ में जाके देखते हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल ही जाएगी। तो इसीलिए शायद ये इतना बड़ा मुद्दा आज भी बना हुआ है। तब इसीलिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ पर काम किया और इस चीज़ को अलग अलग डिवाइड करने का सोचा। हालांकि जब ये बात जो है वो संविधान के पास गई, या जब कोर्ट के पास गई संविधान के अंडर रहते हुए, तो कोर्ट ने बिल्कुल इस चीज़ को मना किया, आप सब कैटेगरी नहीं कर सकते, कास्ट के अंडर कास्ट नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके आगे चल के ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं, उसके बाद मुंगेरी लाल कमीशन हुआ है, मंडल कमीशन हुआ है, तो ये कुछ दो कमीशंस थे, इन लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी। जब लेजिस्लेचर के पास बातें गई, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया, दिस मुंगेरी लाल की जो कमीशंस है उनके कमीशंस को नहीं माना गया। इन्होंने कपूरी ठाकुर फॉर्मूला भी दिया कि 26% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसीज को मिलना चाहिए, उसमें से भी आप उसको डिवाइड कर दीजिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस है 12% उनको दे दीजिए, और जो वुमन है 3% उनको दे दीजिए औरतों को, और जो गरीब लोग जो अपर कास्ट में भी देखने को मिलते हैं उनको भी 3% दे दीजिए। ये फॉर्मूला लाया गया था मुंगेरी लाल कमीशन के द्वारा। तो यहाँ के क्यों इसको मुंगेरी लाल कमीशन है, क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय पे जनता पार्टी के, उन्होंने एक कपूरी ठाकुर उनका नाम था, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश की थी और करवाया भी था 1970s में जाते हुए। 1951 में जब सबसे पहले एक मतलब कि सेंसस सर्वे करवाया गया था, तो उस समय पे भी ये देखने को मिला था कि 109 कास्ट पूरे सेंटर में, पूरे इंडिया में निकल के आई, जिसमें से 79 कास्ट ऐसी थी जो ज़्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कोर्ट है उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि आप दो लिस्ट को ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये काम हुआ था 1964 में पटना हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि अगर हम देखें तो 13 साल के बाद जो हाई कोर्ट है उसने ऐसे बयान दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 2 ओबीसी कमीशन बहुत सारी स्टेट्स में देखने को मिला है। पहला तो कमीशन पहले हम देख चुके हैं कि मुंगेरी लाल कमीशन आया था, उसके बाद पहला एक कमीशन फिर से पैनल हेडेड किया गया जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में। ये सेंटर की बात हो रही है, जो मुंगेरी लाल था अब तक हम बात कर रहे थे पूरा का पूरा बिहार की, लेकिन अब बात हो रही है सेंटर की, यूनियन की। तो पहला ओबीसी जो कमीशन था वो काका कलहरे के नाम से कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के अंदर 29 जनवरी को 1953 में। तो इसने अपनी सबमिट जो रिपोर्ट कराई थी वो पूरे 2 साल बाद कराई 1955 में, और उसमें इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपकी जो सोशल पोजीशन, आपकी जो सामाजिक पोजीशन है, वो आपका जो स्तर है समाज के अंदर, वो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की के अंदर होना चाहिए हिंदू सोसाइटी में, क्योंकि तभी तो आप कास्ट सिस्टम को देखेंगे ना। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए कि आपको जर्नल एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं मिली है, एडवांस आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, एजुकेशन जो सामान्य आपको ज्ञान मिलना चाहिए था, पढ़ाई मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है अदर सेक्शंस के कंपैरिजन में। थर्ड, कि आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, और इनएडवोकेट रिप्रेजेंटेशन इन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर भी आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भूमिका होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, वो सही मात्रा में नहीं है। तो जो काका कलहर मंडल जो था, कमीशन जो था, ये 1953 में था, 1955 के बाद ये बातें आई थी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो डिस्कस किया गया था पार्लियामेंट में, ना तो कभी उसका डिस्कशन हुआ और ना ही इस रिपोर्ट की, इस कमीशन के रिकमेंडेशन को कभी इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम इससे आगे चल के देखते हैं कि एक सेकेंड ओबीसी कमीशन भी हुआ है सेंटर के अंदर, जिसको जाना जाता है बीपी मंडल कमीशन, या फिर शॉर्ट में इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में इसको अपॉइंट किया गया था मोरारजी
देसाई द्वारा, जो कि जनता गवर्नमेंट के अंदर आते थे, यानी कि वहाँ थे। और 1990 में जब गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की, मोरारजी देसाई 1979 में हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और 1990 में वीपी सिंह जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस मंडल की इम्प्लीमेंटेशंस को, जो इसकी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया था। मंडल कमीशन ने क्या क्या बताया था? मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया के अंदर 3743 कास्ट एंड कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 52% जो है वो हमें देखने को मिलती है पूरे इंडिया के अंदर। और उसमें से 27% रिजर्वेशन जो है उनको गवर्नमेंट जॉब में दे दिया जाना चाहिए, एडमिशन्स में दे दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट के साइंटिफिक या फिर टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, एडमिशन पढ़ाई के संस्थान जो बने हुए हैं उनमें उनको 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उन्होंने बोला था, हालांकि मंडल कमीशन ने कोई सब कैटेगरी नहीं बनाई थी 27% ओबीसी कोटा की, जैसे हमें पहले देखने को मिला कि कैसे जो मुंगारी लाल कमीशन था वो ओबीसीज को 26% का रिजर्वेशन दे रहा था, और उसमें से भी उसने सब कैटेगरी 4 भागों में उसके बांट दिया था। 12% शेयर वो ओबीसीज को दे रहे थे, 8% वो शेयर उनको दे रहे थे जो उनमें से भी बैकवर्ड ओबीसीज हैं, और 3% वो वुमन को, और 3% वो जो गरीब लोग अपर कास्ट में आते हैं उनको दे रहे थे। लेकिन मंडल कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं देखने को और मिला, और इसी वजह से आज तक जो इम्प्लीमेंटेशन है रिजर्वेशन की वो मंडल कमीशन की ऊपर की गई है। इसीलिए आज तक सेंटर में हमें सब कैटेगराइजेशन देखने को नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में अभी भी सब कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर आप इसमें स्टेट भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, सेंटर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब इस पे बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इसको एक निकाला था, रूलिंग की थी कि एक क्रीमी लेयर जरूर है कैंडिडेट्स की, और उस क्रीमी लेयर जो निकल के आती है उसको फिक्स कर देना चाहिए, क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि उनको ये रिजर्वेशन का हक ना मिले। बार बार जनरेशन से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो इतने सशक्त हो गए हैं कि अब शायद उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उनसे जो बैकवर्ड है, उनसे जो नीचे तबके पर लोग रहते हैं, जिनको सही में इस चीज़ की ज़रूरत है, उन तक ये रिजर्वेशन, उन तक ये आरक्षण जो है वो मिलाया जाना चाहिए, उन तक ये मिलना चाहिए। अब अगर हम कुछ स्टेट्स में देखें कि जैसे कि सब कैटेगराइजेशन किन किन स्टेट में हमें देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है ये, और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, और इवन उत्तर प्रदेश, जहाँ की जो अभी की बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, राजनाथ सिंह उनको करते हैं, वो भी सोशल जस्टिस कमेटी उन्होंने बनाई थी एक बार कि वो कैटेगराइज करें एससीज जो है और ओबीसीज जो है, ताकि उनके कोटा को अलग अलग या जिन लोगों को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से दिया जा सके। तो जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने हुकम सिंह कमेटी बनाई थी, और उन्होंने बताया कि यादवास जो हैं वो ओबीसी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो बैकवर्ड से आगे बढ़ चुके हैं। इवन उन्होंने यादवास को इतना प्रोमिनेंट बनाया कि कुछ जो इन्फ्लुएंशियल कमिटीज़ थी, जैसे कि यूपी के अंदर जाट थे, उन्होंने उसको भी, जाट्स को भी यादवास से नीचे रखा। और जब उन्होंने एससी यानी कि शेड्यूल कास्टीज़ को डिवाइड किया, तो उन्होंने बताया कि जातवास जो है वो सबसे ऊपर आने चाहिए। और यही हमें देखने को मिलता है इस चीज़ के बारे में। और अब अगर हम बात करें कि आगे का रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, तो आगे हमें यही होता है कि जस्टिस रोहंग्या की भी एक हमें कमीशन बनाया गया था 2017 में, और इस साल उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करवा दिया, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक में नहीं आई है। तो ऑथर का यही मानना है कि शायद वो रिपोर्ट पब्लिक में आए और इसके ऊपर कुछ और स्टेप लिए जाएँ, पॉलिसी उसी तरीके से बनाई जानी चाहिए जिससे ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। नेक्स्ट आर्टिकल, विजिहम पोर्ट्स लेटेस्ट रो ओवर मेगा प्रोजेक्ट। तो विजिहम पोर्ट जो है ये तमिलनाडु के अंदर डेवलप किया जा रहा है, ताकि देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है ना, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे गुजरात है, और गुजरात से जब हम नीचे जाते हैं तो ये और ये कोस्ट लाइन, ये होती है हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ये हमारी है वेस्ट कोस्ट लाइन, राइट। तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट, और ये बहुत लंबी, अगर हम दोनों कोस्ट लाइन को मिला दे तो ओवर 6000 किलोमीटर्स की जो है ये कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं। लेकिन हमें एक बात और पता है कि जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ की नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं,
ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है यानी मुंबई के और ये कांडला जैसे पोर्ट है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ईस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो जहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है नदियाँ जब अपना जो भी वो लेके आ रही थी सेडिमेंट्स वगैरह उसको छोड़ के और अलग अलग भाग में बट के समुद्र के अंदर ऐसे जाती है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको ज़मीन का टुकड़ा देखने को मिल रहा है, इस यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा पोर्ट है। अगर आपको यहाँ पे ज़मीन है तो आप ज़्यादा बड़े पोर्ट्स के या ज़्यादा बड़े जो आपके शिप्स हैं उनको आप अंदर नहीं लेके जा सकते नदियों के। तो इसीलिए यहाँ के जो पोर्ट है ईस्टर्न घाट्स के, वो इतने ज़्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते कि वो ज़्यादा बड़ा जो ट्रेड है उसको प्रोवाइड करवा सके। लेकिन वेस्टर्न घाट क्योंकि ईस्चरीज होता है, और ईस्चरीज के अंदर क्या होता है कि नदियाँ ऐसे ऐसे ज़मीन से आ रही है और वे एकदम से समुद्र में मिल जाती हैं, या समुद्र का राइज जो है वो लेवल ऊपर होता है, तो इसीलिए वो जाके ज़मीन पे मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा खाली स्पेस होता है बीच में, यानी कि सी होता है बीच में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो लार्ज शिप है वो आराम से जाके यहाँ पे पोर्ट बना सकते हैं और पोर्ट के ऊपर से आराम से कार्गो करवा के निकल सकते हैं। इंडिया के अंदर अब अभी हमें पता चला है कि इंडिया का जो ये पोर्ट्स है वो इतने ज़्यादा अभी विकसित नहीं हुए हैं कि उनको लार्ज जो हमें अपना कार्गो करवाना होता है सामान, उसको हम निकलवा सकें, बाहर निकाल के यहीं से लेके जाएं। इसी वजह से जो विजिहानम पोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया के बहुत लार्ज शिपमेंट्स होते थे उसको कुछ ऐसे पोर्ट्स पे उतारा जाता था, जैसे सिंगापुर का पोर्ट है, या फिर कोलंबो श्रीलंका का पोर्ट है, या क्लांग का पोर्ट है, तो ऐसे उन पे। लेकिन अब इंडिया चाहता है कि वो खुद के पोर्ट पे इसको काम करे, और इसी के लिए उन्होंने 7,600 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है ये दिया हुआ है अडानी पोर्ट और SEG प्राइवेट लिमिटेड को। 2015 में इसका काम शुरू हो गया था, और ये पहला जो है वो इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, यानी कि आप वाटर के बिल्कुल नीचे से ही डीप वाटर तक बनाई जाएंगी। इसकी गहराई जो है वो ऑलमोस्ट 18 मीटर की होगी, नेचुरल गहराई है ये, और अगर उससे ज़्यादा भी जाना चाहे तो ये 20 मीटर तक निकाला जा सकता है। इसमें जो लार्ज वेसल्स होंगे या मदरशिप जो होती हैं, छोटी छोटी शिप्स हमारा काम लेके आते हैं इधर, लेकिन जो उनकी मदरशिप होती है बहुत बड़ी बड़ी शिप होती हैं, उसको भी यहाँ तक लेके आया जा सकेगा। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, और डिले होने का कुछ कारण है कि ऐसा माना गया था कि शायद ये प्रोजेक्ट 2018 तक बन के शुरू हो जाएगा, लेकिन 2017 में जब ओखची साइक्लोन हमें देखने को मिला, उसके बाद कोविड-19, उसके बाद अभी ग्रेनाइट जो बोल्डर्स वगैरह बिल्ड करने के लिए उसकी एक्यूट शॉर्टेज हमें देखने को मिली, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड उतना हो नहीं रहा था, उसको हम बना नहीं पाए। उसके अलावा फिशरमैन्स का प्रोटेस्ट भी लास्ट ईयर हमें इस चीज़ जगह पे देखने को मिला, और इसी की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन अभी भी इसका काम चल रहा है, शायद इस नेक्स्ट ईयर तक 2024 में हमें इसके बनने को देखा जा सके। सेवरल स्पेल ऑफ ड्रॉट इन अमेजोन कॉजेज इम्पैक्ट वार्निंग बेल्स। तो हमें पता है कि अमेजोन जो एक रेन फॉरेस्ट है, और रेन फॉरेस्ट से आज समझ पा रहे होंगे कितना पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है कि एक रेन फॉरेस्ट यानी कि बरसात वाला जो फॉरेस्ट है, जो कि जंगल है, जो मतलब रेन से ही आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, तो ऐसा होने के बाद भी वहाँ पे सूखा पड़ गया है। तो अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसी के अंदर से अमेजोन रिवर बहती है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इवन हम बात कर सके तो इसको जो पूरा का पूरा ग्लोब है, अर्थ है, उसकी लंग्स बोला जाता है, उसके फेफड़े बोला जाता है, कि ये इतना इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए कि वो हमारे प्रदूषण को ख़त्म करता है, और अर्थ जो है वो यहाँ से सांस लेती है, तो ये बोला जाता है। अब जो लार्जेस्ट एक रिवर होती थी डिस्चार्ज चैनल करने के लिए अमेजोन के अंदर, उसका नाम था रियो निग्रो। और रियो से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरियो के अंदर एक बार 2016 में ओलंपिक्स भी देखने को मिले। तो रियो जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है ब्राज़ील के अंदर, ज़्यादातर उनकी कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं कि रियो वर्ड आगे आता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो रियो निग्रो के अंदर वो जो वाटर का चैनल है, वाटर का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया, और वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि कितनी सारी जो वहाँ की स्ट्रीम्स थी चैनल की थी, जो चैनल तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे सूखा, लेकिन जो अलग से स्ट्रीम बनी हुई थी नदियों की वो वहाँ पे सूखा हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक छोटा बच्चा है वो उस नदी के ऊपर चल रहा है जो कि सूख चुकी है। और इसका नुकसान क्या क्या देखने को मिलेगा? इसका नुकसान ये है कि लगभग 5 लाख लोगों को ये अफेक्ट करने वाला है। ब्राज़ीलियन अथॉरिटी ने ऐसा हमें अक्टूबर के एंड तक होने वाला है इस चीज़ की सूचना दी है।
अब नदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर्ट देखने को मिल रहा है। और 25 साल पहले जब ये रिकॉर्ड किया गया था तब कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने बताया ब्राज़ील की। और जो अभी दुर्घटनाएं, जो अभी ये घटना है जो अभी हमें सामने अपने दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका बुरा प्रभाव 5 लाख लोगों पे पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फिशेज़ जो है उनकी मृत्यु हुई है, जैसे कि ये एक जो फिश वाटर जो रिवर की डॉल्फिन होती थी उसका नाम था बोटो, उसकी डेथ हो गई है, वो वॉश कर दिए गए हैं, मर गए हैं क्योंकि पानी नहीं है, लैक ऑफ वाटर देखा जा रहा है, इतनी ज़्यादा कमी हो रही है। हाइड्रो प्लांट मतलब कि प्लांट्स नहीं बना पा रहे। अगर पानी की कमी होगी यहाँ पे इस एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी देखने को मिलेगी आगे चलते हुए। और ये एक दुखदाई फ्यूचर की तरफ थोड़ा इशारा कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया या सिर्फ ब्राज़ील के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो रिवर सिस्टम है, ये जो रेन फॉरेस्ट सिस्टम है, ये पूरे के पूरे अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ। और इसीलिए जब ये पूरे अर्थ के लिए अपनी इंपॉर्टेंस को रखता है तो सभी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे इसके कारण है, क्लाइमेट चेंज इसका एक कारण है, बहुत सारी हीट वेव्स हैं। अब यहाँ के कुछ अथॉरिटीज़ का बोलना है कि सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रॉट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है गर्मी। हमें ये भी पता है कि जो साउथ अमेरिका है वो इक्वेटर के पास है, इंडिया है, इक्वेटर की लाइन इंडिया के अंदर से होके गुजरती है। और इसीलिए इंडिया का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है और जो नीचे वाला है वो सब ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेजोन वाले एरिया की या साउथ दिस अमेरिका की, तो ये इक्वेटर जो है इक्वेटर के ऊपर होता है। जो एरिया इक्वेटर के ऊपर है यानी कि 0 डिग्री के ऊपर है अर्थ के अंदर, वहाँ पे सन जो है वो डायरेक्टली अपनी रेस को भेज पाता है। और इसी वजह से वहाँ पे वार्मिंग यानी कि गर्मी हमें ज़्यादा लेवल पे देखने को मिलती है। और गर्मी ज़्यादा होगी तो फॉरेस्ट है, वहाँ पे आग लगने का चांस भी उतना ज़्यादा होगा। तो एक नया बड़ा खतरा यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो इस चीज़ से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। और अर्थ बेशक हमें लगता हो कि रेनफॉरेस्ट अलग है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अपने भाग्य के साथ एक साथ जुड़े हुए। जो इफ़ेक्ट अगर वहाँ पे होगा वो इफ़ेक्ट इंडिया में भी होगा, चाइना में भी होगा, रशिया में भी होगा। इवन ये इफ़ेक्ट अगर अमेज़ोन में होगा तो अंटार्कटिका में भी होगा, जो कि एक ठंडा प्रदेश है। तो ये कुछ हमें देखने को मिला है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। और नेक्स्ट पेज जो है वो एडिटोरियल पेज आ जाता है। इस पे हमें पहला आर्टिकल है, It's back on us. On marriage equality, the buck has been passed to legislature and queer community. Change will come. So यहाँ पे विवेक दीवान जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। And why I am saying his name because he is himself from the queer community. तो जब ये खुद एक queer community से बिलोंग करते हैं और जो इनके व्यूज़ हैं, जो हमने कल पूरे का पूरा हमारा आर्टिकल पूरा न्यूज़पेपर ही अबाउट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर था, तो ये इनका जो व्यूज़ होंगे वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग होंगे। तो यहाँ पे विवेक दीवान जो है वो बताते हैं कि आज तक ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। ये खुद में लॉयर भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये बोलते हैं कि आज तक अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को उठा के देखें ना, तो किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है कि जब पहले उन्हें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया और उसके 5 साल के अंदर उन्होंने जो मैरिज का स्टेटस था, मैरिज के जो अधिकार थे उनको दे दिए। और वही है कि ये बहुत जल्दी इस चीज़ पे बात हो रही है। हमारा समाज जो है वो बदल रहा है और इसको बहुत टाइम लगता है। कुछ कुछ देशों में तो 20-20, 30-30 सालों तक उनको कोई अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन इंडिया के अंदर इस चीज़ पे बात हो रही है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है कि बहुत रैपिड, बहुत तेज़ी वाला बदलाव आने वाला है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इंडिया एक सोसाइटी हम दूसरे देशों से इसीलिए भी अलग है क्योंकि इंडिया के अंदर हमें जो यूएनजी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूएनसी, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट पर्सनल बिल्कुल अलग है, इस्लामिक पर्सनल लॉ अलग है। इन सब के होते हुए भी इंडिया के अंदर ये रैपिड चेंज हमें देखने को मिल रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू ऑथर। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि कोर्ट ने लेजिस्लेचर के ऊपर क्वीर मैरिज की जो बात है उसको छोड़ दिया, क्योंकि कोर्ट अगर अपनी सीमा को लांघते तो ये काम कोर्ट के लिए ठीक नहीं था। लेकिन ये अच्छा है कि ये काम जो होना चाहिए, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद ब खुद लेजिस्लेशन को अपने हाथों में लेना चाहिए और वहीं पे जो लोग हैं वो इस काम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको
छाट के एक जगह पे बैठाते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे आप फैसला लिए, ना कि कुछ सिलेक्टेड जूरिस्ट जो होते हैं उनको इस चीज़ में इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए था। मैं इस फैसले से खुश हूँ, यानी कि ऑथर इस फैसले से बहुत खुश है। बट इसके बाद सवाल आता है कि ऑथर ये भी कहते हैं कि मैं इस चीज़ से सही हूँ, अच्छा किया कोर्ट ने जो फैसला लिया, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट जो है थोड़ा सा और पार्ट निभा सकता था। और यहाँ पे जो है ऑथर बताते हैं कि कोर्ट जो है, जैसे पहले कोर्ट ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है जब उन्होंने 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, तो कोर्ट ने इतना सेंसिटाइजेशंस करने की कोशिश की है कम्युनिटी के अंदर कि वहाँ से बहुत सारे लोगों की जो सोच है उसको बदलाव को देखने को मिला है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यूनियन जो है, इंटीमेसी जो है, संबंध जो है दो क्यूर कम्युनिटी के या जो LGBT कम्युनिटी के पीपल अगर वो अपने साथ बनाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, तो उस समय पे वो बिल्कुल जायज़ है, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है। लेकिन समाज में आज भी 53% एक जो मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे भी ऑथर इस चीज़ को बताते हैं कि 53% वाला एक सर्वे हुआ था जिसमें 53% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड कि उन लोगों को जो ये मैरिज है जो वो लीगल कर देनी चाहिए। लेकिन बात आती है बचे हुए लोगों की, वो आज भी उस चीज़ के खिलाफ हैं। और खिलाफ है तो जहाँ लिव इन में लोग रहते हैं या अपने साथ घूमते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, नॉट ऑन द स्टेटस ऑफ लीगल। थोड़ी देर के लिए लीगैलिटी को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, बैंकिंग सिस्टम एंड और अधिकारों को दूर रख दे, तो समाज में भी जो एक उनका जीने का स्टेटस है उसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम देखने को दिखाई पड़ती है बिल्कुल आंखों के सामने। तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बोल सकता था, लॉ इन्फोर्समेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बोल सकता था कि वो थोड़े स्ट्रिंजेंट हो, वो लोगों को बताए कि आपके साथ उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। और यही सब बताते हुए कि पुलिस मशीनरी का जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता था, बहुत सारे मेजर्स उनको बताए जा सकते हैं। पीपल्स को हरेस किया जाता है उनकी क्यूरनेस को लेके, उनके जो नेटल होम्स है इवन वहाँ पे भी उनको बताया जाता है। तो पुलिस का ये काम होना चाहिए कि वो जाके अगर कोई किसी को हरेस कर रहा है तो वो उनके सामने शिकायत करो। और पुलिस को खुद जो कि सेम कम्युनिटी से आते हैं उनको खुद पहले एक चीज़ का जो सेंसिटाइजेशन है वो सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हर जगह पे आप अगर वुमेन के प्रति देखें तो भी वहाँ पे इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कोर्ट की तरफ से ज़्यादा की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे भी फिर से वो बताते हैं ऑथर की, लेकिन फिर भी उम्मीद अभी भी बहुत अच्छी है, जो सब हो रहा है वो ठीक गति से हो रहा है, अच्छे गति से हो रहा है। शायद अब लेजिस्लेचर जो है वो कुछ अच्छा फैसला लेके आए। तो ऐसी उम्मीद जताते हुए ऑथर जो अपने आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं, नोट द ओल्ड मिडल ईस्ट रिस्ट्रेनिंग बोथ हज़बुल्ला एंड इजराइल कैन प्रिवेंट क्राइसिस फ्रॉम स्पायरलिंग। तो यहाँ पे बताते हैं कि देखिए जैसे पहले यहाँ पर ऑथर जो है वो राजन कुमार है और ये बता रहे हैं कि पहले जब मिडल ईस्ट में होता था क्या होता था कि ऑलमोस्ट सभी मिडल ईस्ट एक साथ होते थे और इजराइल को अकेला छोड़ दिया जाता था। और इजराइल के प्रति जो है वो हमें बहुत काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट वहाँ पे देखा गया है उन लोगों का बिहेवियर। लेकिन अब पहले वाला मिडल ईस्ट नहीं है। अब हमास के साथ, हमास को इतना ज़्यादा पावर मिल रहा है ईरान से और हज़बोला से, वो लोग ही हमास को उछाल रहे हैं। एक तरीके से ऑथर का कहना है कि वो लोग ही उनको इतनी पावर दे रहे हैं कि वो लोग आके इजराइल के ऊपर हमला कर सके। लेकिन अगर उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाए तो जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर देखा गया है कि हाँ, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो जाके मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से, इवन जो हज़बोला के हैं वो लोग आके मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया से। कुछ समय के लिए शायद ऐसा देखने को मिल सकता है कि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, शायद गवर्नमेंट जो है वो कुछ समय के लिए पीछे हट जाए। लेकिन आगे अब वो पहले वाला मिडिल ईस्ट नहीं रहा है। सऊदी जो है वो बिल्कुल खुल के ऐसे अपोजिशन में नहीं आ रहा है। मतलब उन्होंने बोला है कि इजराइल की गलती है, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा कड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ हज़बुल्ला लेबनान को छोड़ दिया जाए तो, और ईरान जो कह रहा था कि हाँ उसके ऊपर बातें लग रही है, इल्ज़ाम लग रहे हैं, ईरान कह रहा है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ गलत हो रहा है, गाज़ा के साथ गलत हो रहा है, हमास ग्रुप के साथ गलत हो रहा है। लेकिन
इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी बोला और फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है। तो ये बातें करते हुए ऑथर बता रहे हैं कि न्यू दिल्ली को अभी और सामने आके थोड़ा सा भाग निभाना चाहिए इस चीज़ के अंदर और बातें करवानी चाहिए। जैसे यूएस एक मीडिएटर बना हुआ है, एक ब्रोकर बना हुआ है, इसी तरह न्यू दिल्ली जो है वो हम लोग जो है इंडिया के, वो भी आगे जा सकती है, यहाँ से भी बात करवाई जा सकती है, एज अ मीडिएटर बन सकती है और दोनों देशों में शांति कायम करवा सकती है। क्योंकि खुद न्यू दिल्ली की जो पॉलिसी है वो इसी तरीके से है। हम उनको जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो भी हमारा सॉल्यूशन यही है कि पीस से ही, शांति से ही काम बनेगा। आप क्यों बेवजह इतने सिविलियन जो कि इनोसेंट है, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको बेवजह इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा ऑथर बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज लेगिंग बिहाइंड इंडियन सोसाइटी स्लोली बट श्योरली एक्सेप्टिंग क्वीर रिलेशनशिप, इट इज़ अप टू जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर टू कैच अप। तो यहाँ पे फिर से यही जो ऑथर हम बताते हैं एक इंसिडेंट के बारे में कि सितंबर 2021 में ये देखने को मिला, सितंबर 18 2023 में हमें एक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है कि 21 साल की मनीषा जो थी वो 27 साल की अपनी ओल्ड पार्टनर डिम्पल के साथ शादी करती है गुरुद्वारे के अंदर। और वहाँ पे भी भटिंडा के अंदर ये देखने को मिलता है। वहाँ पे के जो पेरेंट्स थे, सोसाइटी जो थी, वो सब कहते हैं कि अगर बच्चे खुश हैं तो हमें क्यों किसी थर्ड पर्सन को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये सब कुछ होने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि समाज, इवन जो गुरुद्वारा है, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को भी आगे, ऑल्दो जुडिशरी जो है वो इस चीज़ को मानती है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। 53% ऑफ इंडियन जो है वो चाहते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर ने सर्वे करवाया था, कि शादी को लीगलाइज किया जाए। कुछ रिफ्लेक्शन शायद ऐसा भी माना जा रहा है कि फिल्म्स और शोज़ जो हैं उनसे भी जो सकारात्मकता है इस चीज़ को लेके वो बढ़ाई जा रही है। जैसे मेड इन हेवन, बधाई दो, मजामा, खुफिया, ऐसे ऐसे मूवीज़ या शोज़ देखने को मिलते हैं और उन शोज़ के अंदर से भी ये बढ़ाया जा रहा है, समाज इनको एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में जब भी कुछ हुआ है, चाहे वो टेंपल में एंट्री करने की बात हो, जी बिल्कुल सही, अगर आपके दिमाग में सबरीमाला की बात आई है तो हाँ, ये उसी के बारे में बात करें कि सबरीमाला में जो कि वुमेन की टेंपल एंट्री बैन थी, वहाँ पे ऐसी चीज़ के ऊपर, या फिर अनटचेबिलिटी, स्पर्श था, जब आप स्पर्श करते हो, किसी को स्पर्श करते हो, आप उसको स्पर्श नहीं करते थे पहले लोग, शायद न्यू जनरेशन ऑफ पीपल में नॉट बी अवेयर अबाउट इट, बट अनटचेबिलिटी जो है वो इंडिया का एक बहुत ही डोमिनेट फेज था और इसी के लिए कुएं से पानी तक नहीं भर सकते थे। और इसी के लिए जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लिखी और आवर आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे अम्बेडकर जी, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर माना गया है। लॉ बिफोर इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर वो बिल्कुल इस चीज़ को लगते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है इंडिया के अंदर से। तो चाहे वो मुद्दा हो या फिर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉन हेटरो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, हमें ये देखने को मिला है कि एकदम से कुछ नहीं होता है। जो चेंज आते हैं सोसाइटी के अंदर, जो चेंज आते हैं वो दो डायरेक्शंस में घूमते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। या तो इंस्टीट्यूशन से सोसाइटी की तरफ होता है कि जुडिशरी ने कुछ फैसला दिया और फिर सोसाइटी में भेजा और फिर वहाँ से चेंज हमें देखने को मिला, समाज में धीरे धीरे सोच बदलती है। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड डायरेक्शन होती है कि सोशल चेंज ऐसे भी हो सकते हैं कि समाज खुद ही चाहता है कि आप अब इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप इस चीज़ को कीजिए, तो वो इंस्टीट्यूशन तक उस चीज़ को पहुंचाता है। जैसे कि इस केस में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी सोसाइटी जो है वो थोड़ा, हमें मान सकते हैं कि शायद वो रेडी है, अगर इंस्टीट्यूशन अपनी हेल्प दे, अगर लेजिस्लेचर जो है वो अपनी इस चीज़ के साथ आगे बढ़े तो। नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पे से, रिवोल्यूशन एंड इट्स Surtadhar, M.S. Swaminathan was more than just a scientist. He was the champion that Indian agriculture lacks today. तो ये हरीश दामोदरन है, वो इनके बारे में लिखते हैं, वो बताते हैं कि कैसे 1963 के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन बनाई गई थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको IARI भी बोला जाता है। और उसके उस टाइम पे जो हेड थे वो थे MS स्वामीनाथन जी। और MS स्वामीनाथन को ये काम दिया गया था कि आप जो एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजर वीट ग्रोइंग है, हमें पता था जब इंडिया मतलब कि बिल्कुल आज़ाद हुआ था, उसके बाद से इसी टाइम पे इंडो चाइना वॉर हो रहे थे 1961 के अंदर से, और इंडिया के अंदर बहुत सूखा पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा भूखमरी देखने को मिल रही थी। इंडिया का जो न्यूट्रिशन लेवल था, इतने
पतले हमें लोग दिखाई देते थे इंडिया को उस समय पे जब हम आज के इंडिया से कंपेयर करते हैं। और कारण बस यही था कि जो माल न्यूट्रिशन जो था, माल न्यूट्रिशन से भी अलग बढ़ के अगर हम बात करते हैं तो कुपोषण जो था नहीं मिल पा रहा था जितना भोजन मिलना चाहिए था। इंडिया का जो पूरा का पूरा 70 से 80% जो खाना था वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था, हम बाहर से बना मंगवाते थे। लेकिन उस टाइम पे एक साइंटिस्ट हमारे सामने आते हैं जिनको ऑथर एज अ साइंटिस्ट से बढ़ के उपाधि देना चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जो MS स्वामीनाथन थे, हालांकि उन्होंने अपनी PhD जो की थी वो पोटैटो की वेराइटीज़ में की थथी, लेकिन फिर भी वो एक ज़्यादा अच्छी सोच रखते थे, स्ट्रेटेजिक इंसान थे, लंबा सोचते थे। और उन्होंने इतनी मेहनत करके अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट थे, एग्रोनॉमिस्ट यानी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने खोज की थी वीट की, यानी छोटा जो ड्वार्फ होता है, बोना जो वीट होता है, उसके ऊपर उनका नाम था नॉर्मल बोरलॉग। इसको अगर कोई लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इनसे वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पर्सन थे। और इनके साथ मिलके MS स्वामीनाथन जी ने अपने जो इंडिया के अंदर ट्रायल करवाए, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स जो थे AIRI के, उसके अंदर 5-6 लोकेशंस पे दिल्ली, पंजाब, बिहार, हर जगह पर ट्रायल कराया। और उन्हें देखने को मिला कि कहाँ जहाँ पे पहले सिर्फ 10% कोई चीज़ उग रही थी तो वह बढ़ के 50% हो गई। इतना ज़्यादा मार्जिन ये लेके आई है। और इन्होंने स्ट्रेटजी दी है मोर इनपुट मोर आउटपुट, कि आप ज़्यादा इनपुट करिए, ज़्यादा मेहनत करिए और उसके बाद जो आपका आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन निकल के आएगी वो भी ज़्यादा निकल के आएगी। ये जो 4 ड्वार्फ की जो हमें मिली थी बाहर से, ब्राज़ील से इन्होंने इंडिया, मेक्सिको से एक्चुअली इंडिया जो है उनको एक्सपोर्ट कर रहा था। और वो 4 जो थी उस टाइम पे उनका नाम था सोनारो 63, सोनारो 64, मायो 64 एंड लर्मा रजो 64A। ये वो वीट की वैरायटीज़ थी जो इंडिया ने एक्सपोर्ट की। और फिर जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको मनाते हुए जो सुब्रमण्यम है, उन्होंने अग्री किया कि आप IARI के ट्रायल फील्ड्स में आए 1965 में। और फिर आप आके देखिए कि इसको पूरे इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट करने का हमें मौका दिया जाए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है बहुत देखने को मिल रही है। 1967 के अकॉर्डिंग जब उनको दिया गया वो मौका और पूरे के पूरे फार्मर्स में वो सीड को बंटवाया गया, तो देखने को मिला कि कैसे जो 95 मिलियन जो हमारी खुद की प्रोडक्शन है 1967-1968 में, वो बढ़ गए के हो गई थी 108.5 मिलियन टन 1970-1971 तक। वीट की प्रोडक्शन जो थी वो एकमात्र, ये पूरे फूड की प्रोडक्शन थी। देखिए जब वीट की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एकमात्र ऐसा था जो कि डबल हो गया था। यानी जब 4 साल पहले, 3 साल पहले 1966-67 के अंदर वीट जो था वो 11.4 मिलियन टन बनाया जा रहा था, लेकिन जब 1970-71 का डाटा आता है तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो 23.8 मिलियन टन हो गया था। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ये डाटा निकला था, ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी। और उसी टाइम पे जो इंडिया के कुछ और साइंटिस्ट में देखने को मिलते थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था DS अतवाल कोहली, उन्होंने अपना खुद के 2 बीजों को जो है प्रोड्यूस किया। और वो भी उन्होंने जो बोरलेक ने ही भेजे थे 2 वेराइटीज़ S227 एंड S308, उनको सिलेक्ट करके उनको अलग करके सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग किया गया और अपने खुद के कुछ बीजों को बनाया, जिसमें से एक था सोनालिका वेराइटी और दूसरा था काला सोना वेराइटी। आप अगर आज भी फार्मिंग्स में इंडिया से इंट्रोड्यूस हैं तो आप इन 2 वेराइटीज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। गेहूं की वैरायटीज़ के बारे में एटलीस्ट 8 से 10 साल पहले तक ये जरूर देखा जाता था, सोनालिका वैरायटी ऑफ द वीट। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही जैसे ये इनको काइंड ऑफ जैसे इंडिया में इन्होंने बिल्कुल इंपोर्ट को जो हम पूरा का पूरा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे उसको सरप्लस कंट्री आज हम बन चुकी है। और पिछले 1 महीने से हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी अभी 1 महीने पहले ही डेथ हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई तो इस टाइम पे ये मुद्दा बहुत है कि ये इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें देखने को मिलता है कि कितना बड़ा सेंट्रल भूमिका इन्होंने निभाई है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। हरित क्रांति जो है इंडिया के अंदर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो वो जिन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को समझा उनका नाम था वर्गीस कुरियन। और उन्होंने अमूल जो था उसको इतना टेक्निकली बैकबोन बना दिया इंडिया का, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में पहली ऐसी
ऐसी स्प्रे ड्रायर एक मशीन बनाई जो दूध से मेकिंग पाउडर को बिल्कुल अलग कर देती थी, बफेलो का जो दूध है उससे पाउडर बना देती थी। और ये वर्ल्ड में सबसे पहली बार हुआ था अमूल के अंदर, इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर। तो उसी से हमारे इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हम एम एस स्वामीनाथन को, जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उस समय पे जाके उन्होंने डेलीगेट से बात की, उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज से बात की, उन्होंने मेक्सिको में जाके नॉर्मन जी को ढूंढा, उनको मनाया, उनसे बात की, उनको इंडिया में भी बुलाया। इवन जो नॉर्मन जी है वो इंडिया के अंदर तक आए। और ये बड़ी भूमिका है वो एम एस स्वामीनाथन ने निभाई। और इसीलिए उनको, जो खुद स्वामीनाथन को जो ऑथर है, वो उनको एज अ लॉर्ड कृष्ण भगवान की तरह इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर देख पा रहे हैं। इवन वो एक रेफरेंस भी देते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी जब उन्होंने बात की है स्वामीनाथन जी के बारे में, तो वो उनको ऐसे कृषि वैज्ञानिक ना कहते हुए, यानी कृषि वैज्ञानिक क्या होगा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने ये ना कहते हुए किसान वैज्ञानिक कहा है, एक फार्मर्स का साइंटिस्ट कहा है। तो उनको एक किसानों का मसीहा माना गया है। पूरे के पूरे जो गुरुद्वारा है जो भटिंडा के अंदर, वहाँ पे देखा गया पंजाब में कि कैसे वहाँ पे 1 महीने के लिए उनकी जो फ्यूनरल है वो सर्विस अदा की गई है, भोग लगाए गए हैं, अंतिम अरदास बनाई गई है उनके फ्यूनरल के ऊपर। और ये इसी वजह से कहा गया गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि उनको मसीहा माना गया। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो देखने को मिलता है पंजाब और हरियाणा के अंदर। हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। पंजाब एक स्टेट इतनी पावरफुल जब निकल के आती है, जब एक एज अ वेल्दी स्टेट निकल के आती है, तो उसका कारण सबसे बड़ी उसमें भूमिका जो वो हरित क्रांति की रही है। और इसीलिए पंजाब के अंदर उनको मसीहा माना गया है किसानों का। सो ये आर्टिकल होता है यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट हुज बॉडी हुज राइट। तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं पूरा का पूरा कि क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 वर्षीय महिला जो है, उनका 2 बार केस हुआ और वो अपनी प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने इवन जो उनकी पिटीशन थी उसमें ये भी बोला था कि अगर मेरा बच्चा बचता है, सर्वाइव करता है और मैं उसको जन्म देती हूँ, तो प्लीज़ स्टेट ही उसकी जिम्मेदारी को उठाए, स्टेट ही उसको या तो अडॉप्शन करवाए या उसके साथ आगे क्या करना है वो स्टेट देखे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस बच्चे को नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे ऑथर स्नेहा बनर्जी बोलती हैं कि ये औरत की खुद का जो शरीर है, तो उसके हक भी उस चीज़ के ऊपर खुद के औरत के ही होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए, इंडिया टू पैक इम्पोर्ट चेक्स एज सिक्योरिटी मेजर्स नो ट्रेड। तो कल हमने देखा था कि कैसे इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो गूगल के CEO से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोला था, सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, उनसे उन्होंने बोला कि आप गूगल का जो आपके लैपटॉप्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कीजिए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो इम्पोर्ट है, अगर हम बात करते हैं इम्पोर्ट के लैपटॉप्स के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो वो मोस्टली चाइना, साउथ कोरिया से ही आता है। और इस चीज़ के लिए इंडिया ने WTO के अंदर अगर वो इस चीज़ मुद्दे पे बात करते तो वो शायद उसको मना कर देते कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे किसी का ट्रेड नहीं रोक सकते। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम ये ट्रेड जो है वो ट्रेड की बेनिफिट की वजह से नहीं रोक रहे हैं, हमको इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं लगा रहे, बल्कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारा डाटा चोरी होता है। तो इस चीज़ को कहते हुए इंडिया जो है उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट करने की बिल्कुल अपनी बात कर ली है। और इंडिया जो है वो खुद से आत्मनिर्भर बनने को तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग जो है लैपटॉप्स की वो इंडिया के अंदर होंगी। इससे क्या होगा कि एजुकेशन सेक्टर में बूस्ट आएगा, डिजिटल डिवाइड है वो हमें कम होता देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइजेस जो है वो लैपटॉप के ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, राइट। आपको क्वालिटी की चीज़ देखने को मिलेगी। और ये भी वर्ल्ड में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सेक्टर में लैपटॉप का इस्तेमाल होता है वो इवन गूगल के लैपटॉप्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे हम लोग देखते हैं, फेस्टिव बोनस, व्हाट डज कैबिनेट्स DA हाइक मीन्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। तो DA होता है डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंसिंग यानी कि अब जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ रही है, तो उसके साथ जो गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, वहाँ पे भी तो आपको उनको महंगाई के स्तर पे ही दिया जाना चाहिए ना पैसा। तो इसीलिए पे कमीशन का ये फॉर्मूला है कि जैसे जैसे जो 7th पे सेंट्रल पे कमीशन था, उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, आप उसी के अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंसेस यानी
यानी कि वो जो हम लोगों को जा चुके हैं छोड़ के या जो अभी भी गवर्नमेंट में है वो आप उनकी सैलरीज में हाइक कीजिए। इसके अंदर पेंशनर भी आते हैं जिनको पेंशन दी जाती है, और इसके अंदर जो अभी लोग सर्विस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो लोग भी आते हैं। तो आईटी मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने बताया है कि पेंशनर की जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर हैं उनको 46 से 44% तक का अलाउंसेस दिया जाएगा, और ये 1 जुलाई तक, आने वाली 1 जुलाई तक इस हाइक को देखा जाएगा। 4 परसेंटेज पॉइंट से इसको बढ़ा दिया गया है अलाउंसेस को। और आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स